जब हम अपनी जिंदगी को ध्यान से देखते हैं तो एक अजीब सा पैटर्न नजर आता है। कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब हम असामान्य रूप से फोकस्ड होते हैं, दिमाग तेजी से काम करता है और हर चीज जैसे अपने आप सही दिशा में चलने लगती है। उस समय हमें लगता है कि हम सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं दे रहे बल्कि खुद चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे हमारे अंदर कोई छुपी हुई ताकत जाग गई हो। लेकिन ये पल हमेशा नहीं रहते। कुछ समय बाद वही पुरानी आदतें, वही भटकाव, वही अनफोकस्ड सोच वापस आ जाती है और हम फिर से उसी सामान्य अवस्था में लौट जाते हैं जहां सब कुछ थोड़ा बिखरा हुआ लगता है। यहीं पर असली सवाल पैदा होता है, आखिर वो खास अवस्था क्या थी और क्या उसे हमेशा के लिए हासिल किया जा सकता है? इस दुनिया में एक ऐसी शक्ति मौजूद है जिसे हम अक्सर समझ नहीं पाते। ये शक्ति ना तो सिर्फ टैलेंट है, ना ही किस्मत और ना ही कोई जादू। इसे कहा जाता है महारत। एक ऐसी स्थिति जहां इंसान अपने काम, अपने दिमाग और अपनी परिस्थितियों पर गहरी पकड़ बना लेता है। महारत कोई एक दिन में मिलने वाली चीज नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, एक सफर है और इस सफर के 3 चरण होते हैं। पहला चरण होता है सीखने का, जहां हम एकदम शुरुआत में होते हैं। हमें कुछ भी समझ नहीं आता, हर चीज नई लगती है। हम दूसरों को देखते हैं, उनकी नकल करते हैं और धीरे धीरे बेसिक नियमों को समझने लगते हैं। दूसरा चरण आता है अभ्यास और प्रयोग का। यहाँ हम सिर्फ सीखते नहीं बल्कि खुद से चीजों को आजमाते हैं, गलतियां करते हैं, सुधारते हैं और अपने अंदर एक नई समझ विकसित करते हैं। और तीसरा चरण होता है महारत का। यहाँ पहुंचकर इंसान सिर्फ नियमों को फॉलो नहीं करता बल्कि खुद नियम बनाने लगता है। उसका काम सहज हो जाता है, जैसे सब कुछ उसके भीतर समा गया हो। लेकिन इस सफर में सबसे बड़ा खतरा क्या है? खतरा है अधीरता, बोरियत और डर। जब हम कुछ नया शुरू करते हैं तो शुरुआत में सब कुछ कठिन लगता है, दिमाग थक जाता है और हम जल्दी परिणाम चाहते हैं। अगर हमें तुरंत सफलता नहीं मिलती तो हम रुक जाते हैं। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन जो लोग इस प्रक्रिया को समझते हैं वो जानते हैं कि समय ही असली ताकत है। समय के साथ हमारा दिमाग बदलता है। जो चीज पहले मुश्किल लगती थी वो आसान हो जाती है। जो पैटर्न पहले नजर नहीं आते थे वो साफ दिखाई देने लगते हैं और धीरे धीरे हम उस स्तर पर पहुंच जाते हैं जहां काम हमारे लिए स्वाभाविक हो जाता है। इसी को कहते हैं अंदर से जुड़ जाना। जब कोई पियानो सीखता है, शुरुआत में हर की अलग अलग लगती है, उंगलियां उलझती हैं, दिमाग कंफ्यूज होता है। लेकिन सालों के अभ्यास के बाद वही पियानो उसके शरीर का हिस्सा बन जाता है। अब उसे सोचने की जरूरत नहीं होती, उसकी उंगलियां खुद चलती हैं। ठीक यही चीज हर क्षेत्र में लागू होती है। चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या कोई कला सीख रहे हो, शुरुआत में आप बाहरी दुनिया में होते हैं। धीरे धीरे आप उस दुनिया के अंदर घुसते हैं और अंत में आप उस दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। यही असली बदलाव है। लेकिन एक और गहरी बात है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। हमारा दिमाग सिर्फ सोचने के लिए नहीं बना है बल्कि जुड़ने के लिए बना है, दुनिया से, लोगों से और वास्तविकता से। ज्यादातर समय हम अपने ही विचारों में उलझे रहते हैं। हम कल्पनाओं में जीते हैं, चिंता करते हैं और वास्तविकता से दूर हो जाते हैं। लेकिन जब हम किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं तब हमारा दिमाग बाहर की दुनिया से जुड़ जाता है और उसी जुड़ाव से पैदा होती है असली क्रिएटिविटी। जब आप पूरी तरह किसी समस्या पर ध्यान देते हैं तो अचानक नए आइडिया आने लगते हैं, कभी कभी नींद में, कभी अचानक चलते चलते, जैसे आपका दिमाग किसी गहरे स्तर पर काम कर रहा हो। ये कोई जादू नहीं है, ये उसी प्रक्रिया का परिणाम है जिसे हम महारत कहते हैं। लेकिन समाज ने इस चीज को गलत तरीके से समझ लिया है। हम सोचते हैं कि महान लोग जन्म से ही जीनियस होते हैं, कि उनके पास कोई खास टैलेंट होता है जो बाकी लोगों के पास नहीं होता। लेकिन सच्चाई इससे अलग है। हर इंसान के अंदर वो क्षमता होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उस रास्ते पर चलते हैं और बाकी लोग बीच में ही रुक जाते हैं। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं, चाहे वो वैज्ञानिक हों, कलाकार हों या उद्यमी हों, उन्होंने इसी प्रक्रिया को अपनाया है। उन्होंने समय दिया, धैर्य रखा और खुद को पूरी तरह अपने काम में झोंक दिया और धीरे धीरे उन्होंने उस स्तर को हासिल किया जिसे हम महारत कहते हैं। अब सोचिए, अगर ये रास्ता हर किसी के लिए खुला है तो फिर इतने कम लोग ही इस मुकाम तक क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां सब कुछ जल्दी चाहिए। हम शॉर्टकट चाहते हैं। हमें लगता है कि बिना मेहनत के, बिना समय दिए हम सफल हो सकते हैं। हम जादुई फॉर्मूलों पर भरोसा करते हैं, मोटिवेशनल लाइनों पर भरोसा करते हैं और असली प्रक्रिया से बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चाई बहुत सीधी है, कोई शॉर्टकट नहीं है। जो लोग इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं, बाकी लोग हमेशा उसी जगह पर रह जाते हैं। महारत का मतलब सिर्फ सफल होना नहीं है, इसका मतलब है अपने अंदर की उस शक्ति को जगाना जो आपको आपकी पूरी क्षमता तक ले जाए। और इस सफर की शुरुआत बाहर से नहीं, अंदर से होती है। सबसे पहला कदम है खुद को समझना। आप कौन हैं, आपको क्या पसंद है और किस चीज में आपका मन सच में लगता है।
क्योंकि जब आप उस दिशा में काम करते हैं जो आपके अंदर से आती है, तब मेहनत बोझ नहीं लगती, तब संघर्ष भी एक तरह का आनंद बन जाता है। यहीं से शुरू होता है असली सफर, एक ऐसा सफर जो आपको धीरे धीरे बदल देता है, और इसी बदलाव के साथ आप एक नई दुनिया में कदम रखते हैं जहां आप सिर्फ जीते नहीं बल्कि कुछ ऐसा बनाते हैं जो आपको बाकी लोगों से अलग करता है। अब कहानी शुरू होती है एक ऐसे इंसान से जिसने इस रास्ते को बहुत गहराई से जिया, एक ऐसा इंसान जिसने बचपन से ही दुनिया को अलग नजर से देखा, और उसका नाम था लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही हमारे दिमाग में महानता की छवि बन जाती है। लेकिन उसकी कहानी किसी जीनियस के जन्म से शुरू नहीं होती, बल्कि एक ऐसे बच्चे से शुरू होती है जो अकेला था और जिसे अपने आसपास की दुनिया को समझने की तीव्र जिज्ञासा थी। इटली के एक छोटे से गांव विंची में जन्मे लियोनार्डो का बचपन बाकी बच्चों जैसा नहीं था। वो अक्सर अकेले जंगलों में घूमता रहता था। वहां पेड़ों के बीच, नदियों के किनारे और पहाड़ियों के आसपास उसे एक अजीब सा आकर्षण महसूस होता था। जहां बाकी लोग सिर्फ पेड़ देखते थे, लियोनार्डो उनके आकार, उनकी बनावट और उनके पीछे छिपे नियमों को समझने की कोशिश करता था। वो घंटों बैठकर फूलों को देखता रहता, उनके पंखुड़ियों की बनावट को समझता और फिर उन्हें कागज पर उतारने की कोशिश करता। उसके लिए ये सिर्फ ड्राइंग नहीं थी, ये खोज थी। धीरे धीरे उसे एक बात समझ में आने लगी, प्रकृति में हर चीज के पीछे एक पैटर्न होता है, एक नियम होता है, और अगर उस नियम को समझ लिया जाए तो दुनिया को नए नजरिए से देखा जा सकता है। यही उसका पहला कनेक्शन था, अपने काम के साथ, अपनी जिज्ञासा के साथ। जब वो बड़ा हुआ तो उसे फ्लोरेंस के एक प्रसिद्ध कलाकार के पास भेजा गया, जहां उसने औपचारिक रूप से कला सीखनी शुरू की। वहां उसे पेंटिंग के साथ साथ इंजीनियरिंग, मूर्तिकला और कई अन्य विषयों का ज्ञान मिला। लेकिन लियोनार्डो सिर्फ सीखने तक सीमित नहीं रहा, वो हर चीज को अपने तरीके से समझना चाहता था। जब उसे एक पेंटिंग में एक छोटा सा हिस्सा बनाने को कहा गया तो उसने उसमें इतना डिटेल और गहराई डाल दी कि वो बाकी पेंटिंग से भी ज्यादा जीवंत लगने लगा। उसने पक्षियों के पंखों का अध्ययन किया, सिर्फ इसलिए कि वो समझ सके कि उड़ान कैसे काम करती है। वो इंसानों के चेहरे को घंटों देखता, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करता ताकि वो उन्हें अपने चित्रों में उतार सके। उसके लिए सीखना एक काम नहीं था, बल्कि एक जुनून था, और यही फर्क था उसके और बाकी लोगों के बीच। ज्यादातर लोग सीखते हैं क्योंकि उन्हें सीखना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग सीखते हैं क्योंकि उन्हें समझना होता है। लियोनार्डो उन्हीं लोगों में से एक था। लेकिन उसकी जिंदगी में भी एक समय ऐसा आया जब सब कुछ रुक सा गया। एक बड़ा प्रोजेक्ट उसे दिया गया, लेकिन किसी कारण से वो पूरा नहीं हो पाया। लोगों ने उसकी आलोचना करनी शुरू कर दी, उसे असफल माना जाने लगा। ये वो समय था जब कोई भी इंसान हार मान सकता था। लेकिन लियोनार्डो ने कुछ अलग किया। उसने इस असफलता को अपने सीखने का हिस्सा बना लिया। उसने खुद को रोका नहीं, बल्कि और ज्यादा गहराई से चीजों को समझना शुरू कर दिया। वो इंसानी शरीर के अंदरूनी हिस्सों का अध्ययन करने लगा। उसने शवों का विच्छेदन किया ताकि वो समझ सके कि मांसपेशियां कैसे काम करती हैं, हड्डियां कैसे जुड़ी होती हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से समझना चाहता था। और यही है महारत का असली सार, चीजों को सतह पर नहीं, गहराई में जाकर समझना। समय के साथ उसकी यही आदत उसे उस स्तर पर ले गई जहां उसका काम सिर्फ सुंदर नहीं, बल्कि जीवंत और वास्तविक लगने लगा। लेकिन इस कहानी का असली संदेश क्या है? ये कि हर इंसान के अंदर एक हिडन फोर्स होती है, एक ऐसी ताकत जो हमें किसी खास दिशा में खींचती है। बचपन में ये ताकत बहुत साफ होती है। हमें पता होता है कि हमें क्या पसंद है, किस चीज में हमारा मन लगता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, ये आवाज धीमी होती जाती है। हम दूसरों की सुनने लगते हैं, माता पिता, समाज, दोस्त। हम वो करने लगते हैं जो हमें सही लगता है, ना कि वो जो हमें अच्छा लगता है। और यहीं से हम अपने असली रास्ते से भटक जाते हैं। लियोनार्डो ने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी जिज्ञासा को कभी दबाया नहीं। उसने हमेशा वही किया जो उसे अंदर से खींचता था, और यही वजह थी कि वो अलग बन पाया। अब सवाल ये है, क्या हमारे अंदर भी वही ताकत है? जवाब है हाँ। हर इंसान के अंदर एक यूनिक पहचान होती है, हर किसी के अंदर एक खास रुचि होती है, एक झुकाव होता है। लेकिन समस्या ये है कि हम उसे पहचान नहीं पाते, या फिर पहचान कर भी नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि वो आसान नहीं होता, क्योंकि उस रास्ते पर अनिश्चितता होती है, संघर्ष होता है। लेकिन यही वो रास्ता है जो आपको आगे ले जाएगा। अगर आप ध्यान से अपने बचपन को याद करें तो आपको कुछ संकेत जरूर मिलेंगे। कौन सी चीज आपको बिना थके घंटों करने में मजा आता था? किस काम में आप खुद को भूल जाते थे? वही आपके जीवन का संकेत है। महारत की यात्रा यहीं से शुरू होती है।
जब आप उस संकेत को पहचानते हैं और उसे स्वीकार करते हैं। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद आता है सबसे कठिन हिस्सा, वास्तविक दुनिया से टकराना। जहां सिर्फ जुनून काफी नहीं होता, वहां मेहनत, धैर्य और अनुशासन की जरूरत होती है। और यहीं से शुरू होता है अगला चरण, सीखने और खुद को बदलने का असली दौर। जब कोई इंसान अपने अंदर की उस आवाज को पहचान लेता है जो उसे किसी खास दिशा में खींच रही होती है, तब असली सफर शुरू होता है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अब रास्ता साफ हो गया, अब सब आसान होगा। लेकिन सच इसका उल्टा है। अब असली कठिनाई शुरू होती है। ये वो चरण है जहां आपको अपने सपने को हकीकत में बदलना होता है, और इस प्रक्रिया को कहा जाता है प्रशिक्षण या फिर शिष्यत्व। इस दौर में आपको अपने अहंकार को पीछे छोड़ना पड़ता है। आपको ये स्वीकार करना पड़ता है कि आप कुछ नहीं जानते। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल में ये सबसे मुश्किल चीजों में से एक है, क्योंकि हम सब अपने बारे में एक छवि बना लेते हैं कि हम स्मार्ट हैं, सक्षम हैं और जल्दी सीख सकते हैं। लेकिन जब आप किसी नए क्षेत्र में कदम रखते हैं, तो आपको महसूस होता है कि आप एकदम शुरुआत में हैं। और यहीं से दो रास्ते बनते हैं। पहला रास्ता, जहां आप असहज महसूस करते हैं और इस असहजता से बचने के लिए आप कोशिश करना छोड़ देते हैं। दूसरा रास्ता, जहां आप इस असहजता को स्वीकार करते हैं और इसे अपने विकास का हिस्सा बना लेते हैं। जो लोग दूसरे रास्ते को चुनते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। इस चरण में सबसे पहली चीज है गहराई से देखना सीखना। हम अक्सर चीजों को सतही तौर पर देखते हैं, जल्दी जल्दी, बिना ध्यान दिए। लेकिन असली सीख वहीं होती है जहां आप रुकते हैं, ध्यान से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आप अपने आसपास के माहौल को समझते हैं, लोग कैसे काम करते हैं, कौन किस तरह सोचता है, किस चीज की क्या अहमियत है। ये सब आपको कोई किताब नहीं सिखा सकती। ये आपको खुद देखना और समझना होता है। इसके बाद आता है अभ्यास, और ये वो हिस्सा है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज करते हैं। अभ्यास उबाऊ होता है। बार बार वही चीज करना, छोटी छोटी गलतियों को सुधारना, धीरे धीरे आगे बढ़ना। ये रोमांचक नहीं होता, लेकिन यही वो जगह है जहां असली बदलाव होता है। जब आप लगातार अभ्यास करते हैं तो आपका दिमाग बदलने लगता है। नई कनेक्शन बनती हैं, पुरानी आदतें टूटती हैं। जो चीज पहले मुश्किल लगती थी वो धीरे धीरे आसान होने लगती है। और एक समय आता है जब वो आपके लिए स्वाभाविक हो जाती है। लेकिन यहाँ भी एक जाल है। जैसे ही चीजें आसान होने लगती हैं, हम रुक जाते हैं। हमें लगता है कि अब हम काफी सीख चुके हैं। लेकिन असली खिलाड़ी यहाँ रुकते नहीं, वे और गहराई में जाते हैं। वे खुद को चुनौती देते हैं। वे जानबूझकर कठिन रास्ता चुनते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि विकास हमेशा असुविधा के बाहर होता है। इस पूरे दौर में एक और महत्वपूर्ण चीज है गलतियों से सीखना। हम अक्सर गलतियों से डरते हैं। हमें लगता है कि गलती करना मतलब असफल होना। लेकिन सच ये है कि गलती करना सीखने का सबसे तेज तरीका है। हर गलती आपको कुछ नया सिखाती है। हर असफलता आपको थोड़ा और मजबूत बनाती है। अगर आप गलतियों से बचने की कोशिश करते हैं तो आप सीखने से भी बच रहे हैं, और अगर आप सीखने से बचते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। इस चरण में आपको यह भी समझना होता है कि पैसे या पहचान से ज्यादा महत्वपूर्ण है सीखना। अगर आप शुरुआत में ही सिर्फ पैसे या सफलता के पीछे भागते हैं तो आप गलत दिशा में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप सीखने पर ध्यान देते हैं तो सफलता अपने आप आपके पीछे आएगी। ये एक लंबी प्रक्रिया है। कई बार आपको लगेगा कि आप आगे नहीं बढ़ रहे, कई बार आपको लगेगा कि आप वहीं खड़े हैं। लेकिन असल में हर दिन आप थोड़ा थोड़ा बदल रहे होते हैं। आपका दिमाग, आपकी समझ, आपकी क्षमता सब धीरे धीरे विकसित हो रहे होते हैं। और एक दिन अचानक आपको महसूस होगा कि आप पहले जैसे नहीं रहे। आप चीज़ों को अलग तरीके से देखने लगे हैं। आप समस्याओं को जल्दी समझने लगे हैं। और यही वो संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं। इस पूरे सफर में एक चीज और बहुत जरूरी है, धैर्य। आज की दुनिया में हमें हर चीज जल्दी चाहिए, लेकिन महारत का कोई शॉर्टकट नहीं है। ये समय मांगती है, सालों का समय। और जो लोग इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं वही अंत तक पहुंचते हैं। अब इस सफर का अगला महत्वपूर्ण हिस्सा आता है, एक ऐसा तत्व जो आपकी गति को कई गुना बढ़ा सकता है। एक ऐसा इंसान जो आपको वो दिखा सकता है जो आप खुद नहीं देख सकते। और यही है गुरु या मेंटर की भूमिका। जब आप सीखने के इस कठिन दौर में आगे बढ़ते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब आपको एहसास होता है कि अकेले चलना बहुत धीमा और थकाने वाला है। आप कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कई बार दिशा साफ नहीं होती।
कई बार आप वही गलतियां बार बार दोहराते हैं। यहीं पर एक नई ताकत आपके जीवन में प्रवेश करती है, मेंटर। मेंटर सिर्फ एक शिक्षक नहीं होता, वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसने वही रास्ता पहले तय किया है जिस पर आप अभी चल रहे हैं। उसने वही गलतियां की हैं, वही संघर्ष झेले हैं और उसी प्रक्रिया से गुजरकर वो उस स्तर तक पहुंचा है जहां आप पहुंचना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि उसके पास वो अनुभव है जो किताबों में नहीं मिलता। जब आप एक सही मेंटर को चुनते हैं तो आप सालों का समय बचा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक गलती बहुत लोग करते हैं, वे मेंटर को सिर्फ एक गाइड की तरह देखते हैं, लेकिन असल में मेंटर के साथ रिश्ता उससे कहीं ज्यादा गहरा होता है। ये एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जब आप किसी मेंटर के साथ काम करते हैं तो आप सिर्फ उसकी बातें नहीं सीखते, बल्कि उसकी सोच, उसका नजरिया और उसका तरीका भी अपने अंदर उतारने लगते हैं। आप उसकी आंखों से दुनिया को देखने लगते हैं और यही इस प्रक्रिया की सबसे बड़ी ताकत है। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं, उनकी जीवन में किसी न किसी रूप में एक मेंटर जरूर रहा है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, मेंटर का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा उसके पीछे पीछे चलते रहें। मेंटर का असली काम आपको तैयार करना है, ना कि आपको अपने ऊपर निर्भर बनाना। एक सही मेंटर आपको सिखाता है, आपको मजबूत बनाता है और फिर आपको अपने रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए छोड़ देता है। और एक सही शिष्य वही होता है जो एक समय के बाद अपने मेंटर से आगे निकलने की कोशिश करता है, क्योंकि महारत का मतलब सिर्फ सीखना नहीं, बल्कि खुद को उस स्तर तक ले जाना है जहां आप अपनी पहचान बना सके। लेकिन मेंटर ढूंढना भी एक कला है। आपको हर किसी को अपना मेंटर नहीं बना लेना चाहिए। आपको ये देखना होगा कि कौन आपकी दिशा और आपकी रुचि के साथ मेल खाता है, कौन ऐसा है जिससे आप सच में सीख सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, कौन ऐसा है जो आपको चुनौती दे सकता है। क्योंकि एक अच्छा मेंटर आपको आराम में नहीं रखता, वो आपकी सीमाओं से बाहर धकेलता है। वो आपकी कमजोरियों को सामने लाता है ताकि आप उन्हें सुधार सकें, और यही असली विकास होता है। इस प्रक्रिया में एक और चीज बहुत जरूरी है, विनम्रता। अगर आपके अंदर अहंकार है, अगर आपको लगता है कि आप पहले से सब जानते हैं, तो आप कुछ नया नहीं सीख पाएंगे। सीखने के लिए आपको अपने आप को खाली करना पड़ता है। आपको ये स्वीकार करना पड़ता है कि आप अभी भी एक छात्र हैं, और ये स्थिति कभी खत्म नहीं होती। जो लोग खुद को मास्टर समझ लेते हैं वे वहीं रुक जाते हैं, लेकिन जो लोग खुद को हमेशा छात्र मानते हैं वे लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। जब आप अपने मेंटर से सीखते हैं तो आपको एक और चीज़ समझनी होती है। आपको उसकी हर बात को आंख बंद करके नहीं मानना चाहिए। आपको समझना चाहिए, उसे अपने तरीके से अपनाना चाहिए और धीरे धीरे उसे अपने अनुभव के साथ मिलाकर एक नया रूप देना चाहिए। यही वो बिंदु है जहां आप एक कॉपी से आगे बढ़कर एक क्रिएटर बनते हैं, और यहीं से आपकी असली पहचान बननी शुरू होती है। लेकिन इस पूरे सफ़र में एक और चुनौती होती है जो अक्सर नज़र नहीं आती। ये चुनौती है लोगों को समझना, क्योंकि चाहे आप कितने भी कुशल क्यों न बन जाएं, अगर आप लोगों को नहीं समझते तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कई बार हम अपनी ऊर्जा का बड़ा हिस्सा दूसरों के साथ उलझने में खर्च कर देते हैं। हम गलत समझ लेते हैं, जल्दी प्रतिक्रिया दे देते हैं और अनावश्यक संघर्ष में फंस जाते हैं। यही वो जगह है जहां बहुत लोग पीछे रह जाते हैं, क्योंकि महारत सिर्फ कौशल की बात नहीं, ये समझ की भी बात है। और इस समझ का अगला स्तर है सामाजिक बुद्धिमत्ता, यानी लोगों को वैसे देखना जैसे वे वास्तव में हैं, उनकी भावनाओं को समझना, उनके इरादों को पहचानना और उनके व्यवहार के पीछे के कारणों को जानना। ये आसान नहीं है, लेकिन जो लोग इसे सीख लेते हैं उनके लिए रास्ता बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि अब वे सिर्फ अपने काम में नहीं बल्कि अपने माहौल में भी महारत हासिल करने लगते हैं। और यही वो चीज़ है जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। अब कहानी एक ऐसे व्यक्ति की ओर बढ़ती है जिसने ना सिर्फ अपने काम में महारत हासिल की, बल्कि लोगों को समझने की कला में भी खुद को अलग स्तर तक पहुंचाया। उसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक ऐसा व्यक्ति जिसने सिर्फ अपने कौशल से नहीं बल्कि लोगों को समझने की कला से खुद को ऊंचाई तक पहुंचाया। उसकी कहानी हमें एक बहुत गहरी सच्चाई सिखाती है कि दुनिया में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ टैलेंट काफ़ी नहीं होता। अगर आप लोगों को सही तरीके से नहीं समझते तो आपकी सारी मेहनत कई बार बेकार चली जाती है। फ्रैंकलिन की शुरुआत भी साधारण थी। वो एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करता था, लेकिन उसमें एक खास बात थी, वो सिर्फ काम नहीं करता था, वो हर चीज़ को ध्यान से देखता था। लोग कैसे बात करते हैं, कौन किससे कैसे पेश आता है, किस तरह के शब्द असर डालते हैं और कौन सी बातें लोगों को नाराज कर देती हैं, वो ये सब चुपचाप नोटिस करता रहता था। धीरे धीरे उसे एक बात समझ में आने लगी, लोग हमेशा वैसे नहीं होते जैसे वे दिखते हैं।
उनके शब्द कुछ और कहते हैं, लेकिन उनके इरादे कुछ और होते हैं। और अगर आप सिर्फ ऊपर ऊपर से देखते हैं तो आप आसानी से गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं। यहीं से शुरू होती है सामाजिक बुद्धिमत्ता। ये एक ऐसी क्षमता है जो आपको लोगों को गहराई से समझने में मदद करती है। लेकिन समस्या ये है कि हम अक्सर खुद को ही केंद्र में रखकर दुनिया को देखते हैं। हम सोचते हैं कि जो हम महसूस कर रहे हैं वही सच है। अगर कोई हमें नज़रअंदाज करता है तो हम मान लेते हैं कि वो हमें पसंद नहीं करता। अगर कोई हमारी बात नहीं मानता तो हमें लगता है कि वो हमारे खिलाफ है। लेकिन असल में हर व्यक्ति अपनी दुनिया में व्यस्त होता है। उसकी अपनी चिंताएं होती हैं, उसकी अपनी सोच होती है। और जब तक आप इस बात को नहीं समझते तब तक आप लोगों को सही तरीके से नहीं पढ़ सकते। फ्रैंकलिन ने इस गलती को बहुत जल्दी पहचान लिया था। उसने अपने आप को ट्रेन किया कि वो तुरंत प्रतिक्रिया ना दे। वो पहले देखता, समझता और फिर जवाब देता। उसने अपने अहंकार को साइड में रखा और ये सीख लिया कि हर स्थिति को शांत दिमाग से कैसे संभालना है। धीरे धीरे वो लोगों के बीच लोकप्रिय होने लगा, क्योंकि वो उन्हें समझता था, वो उनकी भावनाओं का सम्मान करता था, और यही वजह थी कि लोग उसकी बात मानने लगे। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात छुपी है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको समझें तो पहले आपको उन्हें समझना होगा। लेकिन ये आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको अपने नज़रिए को बदलना पड़ता है। आपको खुद को थोड़ा पीछे हटाना पड़ता है और दुनिया को दूसरों की नज़र से देखने की कोशिश करनी पड़ती है। इस प्रक्रिया में आपको कुछ सच्चाइयों का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि हर व्यक्ति में ईर्ष्या होती है। हर कोई किसी न किसी रूप में तुलना करता है। कई लोग आपके आगे बढ़ने से खुश नहीं होंगे। कुछ लोग आपको रोकने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को समझ लेते हैं तो आप उनसे प्रभावित नहीं होंगे। आप उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं लेंगे। आप समझ जाएंगे कि ये इंसानी स्वभाव का हिस्सा है, और फिर आप अपनी ऊर्जा बचा पाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम अपनी ऊर्जा गलत जगह खर्च कर देते हैं। हम बहस में उलझ जाते हैं, साबित करने की कोशिश करते हैं और अपने असली काम से ध्यान हटा लेते हैं। लेकिन जो लोग आगे बढ़ते हैं वे जानते हैं कि कब चुप रहना है, कब प्रतिक्रिया देनी है और कब नज़रअंदाज करना है। वे अपनी ऊर्जा को बचाकर रखते हैं और उसे सही दिशा में लगाते हैं। ये एक तरह की शक्ति है, और ये शक्ति अभ्यास से आती है। जितना आप लोगों को देखेंगे, समझेंगे और उनसे सीखेंगे, उतना ही आप बेहतर होते जाएंगे। लेकिन इस स्तर पर पहुंचने के बाद एक और बदलाव होता है। अब आपका दिमाग सिर्फ समझने तक सीमित नहीं रहता, वो नए तरीके से सोचने लगता है। वो चीज़ों को जोड़ने लगता है, नए आइडिया बनाने लगता है। और यहीं से शुरू होता है अगला चरण, रचनात्मकता का, जहां आप सिर्फ नियमों को फॉलो नहीं करते बल्कि उन्हें तोड़कर कुछ नया बनाते हैं। जहां आप भीड़ का हिस्सा नहीं रहते बल्कि अपनी अलग पहचान बनाते हैं। और यही वो चरण है जहां से असली महानता की शुरुआत होती है। जब आप इस स्तर तक पहुंचते हैं तो एक बड़ा बदलाव चुपचाप आपके अंदर हो चुका होता है। अब आप सिर्फ सीखने वाले नहीं रहे, अब आप समझने लगे हैं, जुड़ने लगे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, अब आप सोचने लगे हैं अपने तरीके से। यहीं से शुरू होता है वो चरण जहां असली रचनात्मकता जन्म लेती है। लेकिन रचनात्मकता का मतलब सिर्फ कुछ नया बना देना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये उस बिंदु से शुरू होती है जहां आप नियमों को इतनी अच्छी तरह समझ लेते हैं कि अब आप उन्हें तोड़ सकते हैं। शुरुआत में नियम जरूरी होते हैं, वे आपको दिशा देते हैं, आपको आधार देते हैं। लेकिन अगर आप हमेशा उन्हीं नियमों के अंदर रहेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो लोग महान बनते हैं वे एक समय के बाद उन नियमों को चुनौती देते हैं। वे पूछते हैं, क्या इसे किसी और तरीके से किया जा सकता है? और यही सवाल उन्हें अलग बनाता है। इस चरण में आपका दिमाग एक नई तरह से काम करने लगता है। अब आप सिर्फ एक विषय तक सीमित नहीं रहते, आप अलग अलग क्षेत्रों से चीजें जोड़ने लगते हैं। आप नई कड़ियां बनाते हैं जो पहले किसी ने नहीं देखी। यही वो प्रक्रिया है जिससे बड़े आविष्कार और महान कलाएं जन्म लेती हैं। लेकिन ये सब अचानक नहीं होता, इसके पीछे वर्षों की मेहनत, अभ्यास और धैर्य छुपा होता है। जब आप लंबे समय तक किसी चीज पर काम करते हैं तो आपका दिमाग उसके साथ गहराई से जुड़ जाता है। और फिर एक समय आता है जब आपके अंदर एक तनाव बनता है। आपके पास ज्ञान है, अनुभव है, लेकिन कुछ नया बाहर नहीं आ रहा। ये वो समय होता है जब ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वे आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन सच ये है कि यही वो बिंदु है जहां सबसे बड़ा बदलाव होने वाला होता है। जब ये तनाव अपनी सीमा पर पहुंचता है तो अचानक एक दिन एक नया विचार जन्म लेता है। एक ऐसा विचार जो पहले कभी आपके दिमाग में नहीं आया था। और यही होता है ब्रेक थ्रू। ये अचानक लगता है, लेकिन इसके पीछे वर्षों का काम होता है। कई बार ये विचार तब आता है जब आप काम नहीं कर रहे होते,
जब आप आराम कर रहे होते हैं या किसी और चीज़ में व्यस्त होते हैं, क्योंकि उस समय आपका दिमाग खुला होता है, वो बिना दबाव के काम कर रहा होता है और इसी खुली अवस्था में नए कनेक्शन बनते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में कुछ खतरे भी होते हैं, जैसे संतुष्टि। जब आपको थोड़ी सफलता मिलती है तो आप रुक सकते हैं, आपको लग सकता है कि अब आप काफ़ी आगे आ चुके हैं, लेकिन यही वो जगह है जहां विकास रुक जाता है। दूसरा खतरा है डर। नया करने में हमेशा जोखिम होता है, लोग समझ नहीं पाएंगे, आलोचना करेंगे, लेकिन अगर आप इस डर से बचते हैं तो आप कभी नया नहीं बना पाएंगे। तीसरा खतरा है अधीरता। आप जल्दी परिणाम चाहते हैं, लेकिन रचनात्मकता समय मांगती है, ये धीरे धीरे विकसित होती है। जो लोग इन खतरों को पार कर लेते हैं वे आगे बढ़ते हैं, वे अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। उनका काम सिर्फ अच्छा नहीं होता बल्कि अलग होता है, और यही उन्हें भीड़ से अलग करता है। अब आप उस स्तर के करीब हैं जहां चीजें और भी गहराई से बदलने वाली हैं, जहां आपका दिमाग सिर्फ सोचने का नहीं, महसूस करने का माध्यम बन जाता है, जहां आपको हर चीज का एक फील आने लगता है। और यही है महारत का अंतिम चरण, जहां तर्क और अंतर्ज्ञान एक साथ मिल जाते हैं, जहां आप बिना सोचे सही निर्णय लेने लगते हैं, जहां आपका अनुभव आपके अंदर इतनी गहराई से बैठ चुका होता है कि वो आपकी पहचान बन जाता है। और यही वो अवस्था है जहां इंसान अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचता है। अब इस यात्रा का अंतिम पड़ाव सामने है। अब आप उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां सब कुछ बदल जाता है। ये वो अवस्था है जहां आपका ज्ञान, आपका अनुभव और आपकी मेहनत सब मिलकर एक नई शक्ति में बदल जाते हैं। इसे समझने के लिए एक आसान बात सोचिए। जब आप गाड़ी चलाना सीखते हैं, शुरुआत में हर चीज पर ध्यान देना पड़ता है। क्लच, ब्रेक, एक्सेलरेटर, गियर, रोड, ट्रैफिक, सब कुछ अलग अलग। लेकिन कुछ समय बाद वही सब कुछ अपने आप होने लगता है। आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, आप महसूस करते हैं। यही है महारत। ये वो अवस्था है जहां आपका दिमाग और आपका काम एक हो जाते हैं, जहां आप सोचकर नहीं बल्कि फील करके निर्णय लेते हैं। लेकिन ये कोई जादू नहीं है, ये हजारों घंटों के अभ्यास का परिणाम है। जब आप किसी चीज में इतना समय देते हैं कि वो आपके दिमाग में गहराई से बस जाती है, तब आपका दिमाग एक नई तरह से काम करने लगता है। अब आपको हर चीज को समझाने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती, आप सीधे उसे महसूस कर लेते हैं। इसे ही कहते हैं अंतर्ज्ञान। लेकिन ये सामान्य अंतर्ज्ञान नहीं है, ये वो अंतर्ज्ञान है जो अनुभव से पैदा होता है। जो लोग बाहर से इसे देखते हैं उन्हें लगता है कि ये कोई खास टैलेंट है, लेकिन असल में ये वर्षों की मेहनत का नतीजा होता है। इस अवस्था में एक और खास बात होती है, आप दुनिया को अलग तरीके से देखने लगते हैं। जहां पहले आप अलग अलग चीजों को देखते थे, अब आप एक पूरा चित्र देखने लगते हैं। आप समझने लगते हैं कि चीजें आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं, और इसी वजह से आप भविष्य का अंदाजा भी बेहतर तरीके से लगा पाते हैं। आप जल्दी निर्णय ले पाते हैं और ज्यादातर बार सही निर्णय लेते हैं। लेकिन यहाँ भी एक खतरा है। अगर आप सोचते हैं कि आपने सब कुछ हासिल कर लिया है, तो वहीं से गिरावट शुरू हो जाती है। महारत कोई स्थायी अवस्था नहीं है, ये एक प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहती है। अगर आप रुक गए तो आप पीछे जाने लगेंगे। इसलिए जो लोग सच में मास्टर बनते हैं, वे कभी खुद को मास्टर नहीं मानते। वे हमेशा सीखते रहते हैं, वे खुद को चुनौती देते रहते हैं, वे अपने दिमाग को खुला रखते हैं, और यही उन्हें आगे बनाए रखता है। अब एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, हर इंसान के अंदर ये क्षमता होती है। ये कोई खास लोगों के लिए नहीं है, ये आपके अंदर भी है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि क्या आप इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं? क्या आप धैर्य रख सकते हैं? क्या आप बार बार गिर कर उठ सकते हैं? क्या आप लंबे समय तक बिना किसी गारंटी के मेहनत कर सकते हैं? अगर हाँ, तो ये रास्ता आपके लिए खुला है, और अगर नहीं, तो आप हमेशा वहीं रहेंगे जहां अभी हैं। ये फैसला आपका है। आप अपनी जिंदगी को कैसे जीना चाहते हैं? सिर्फ समय बिताने के लिए, या कुछ ऐसा बनाने के लिए जो आपको अलग बनाए? यही वो सवाल है जो हर इंसान को खुद से पूछना चाहिए, क्योंकि जिंदगी लंबी नहीं है, लेकिन अगर सही तरीके से जिया जाए तो ये बहुत गहरी हो सकती है। और महारत वही रास्ता है जो आपको उस गहराई तक ले जाता है, जहां आप सिर्फ जीते नहीं बल्कि अपने अस्तित्व को एक अर्थ देते हैं, जहां आप सिर्फ काम नहीं करते बल्कि कुछ ऐसा बनाते हैं जो समय के साथ भी बना रहता है। और अब ये पूरी यात्रा आपके सामने है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप ऐसे ही गहराई वाले ज्ञान और कहानियां सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन लोगों के साथ जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि सही ज्ञान सही समय पर मिल जाए तो जिंदगी बदल सकती है।